हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिशिर पांडे अपने केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ के आज थर्ड पार्ट में जा रहा हूँ, जिसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि हम बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब तक हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा है। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था और अब मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ उस E0 की वैल्यू को, जिसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, उसको हम बेसिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वेज हैं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूलेज यूज़ नहीं करता हूँ जब कभी भी हम लोग E0 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली जो बुक्स में फॉर्मूला दिया जाता है E0 की वैल्यू को कैलकुलेट करने का, वो E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस एनोड होता है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा साइन कन्वेंशंस का यूज़ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा उनके लिए वो फॉर्मूले से E0 को कैलकुलेट करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं टफ नहीं कहूँगा, लेकिन कंफ्यूजिंग ज़रूर कहूँगा। इसीलिए हमें E0 की वैल्यू को इतना एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है कि हमें आगे की प्रॉब्लम्स में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। E0 की वैल्यू समझ लीजिए, यहाँ पर अगर आपकी E0 की वैल्यू गलत हो जाती है तो आपका सीधे सीधे 2, 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ पहले, और तभी मैं इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करूँगा। देखिए, जो E0 होता है उसी से EMF ऑफ द सेल निकलता है। तो अगर आपकी E0 की वैल्यू गलत आएगी तो आपका जो सेल कैलकुलेशन में आप EMF देखेंगे वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, जो कि आगे जाके हम लोग नर्ड्स इक्वेशन से निकालेंगे। इस साल बोर्ड के प्रोस्पेक्ट में जो नर्ड्स इक्वेशन है उसका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल सेक्शंस इस टॉपिक के थे वो बेसिकली कोविड के कारण थोड़े से डिलीट हो गए हैं। आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मेन कोर है इस साल के लिए न्यूमेरिकल सेक्शन का, वो बेसिकली नर्ड्स इक्वेशन के आसपास घूमेगा। और जब हम E0 कैलकुलेट कर पाएंगे अच्छे से, एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ E0 कैलकुलेट करेंगे, तभी हम नर्ड्स इक्वेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। आगे मैं आपको नर्ड्स इक्वेशन पढ़ाऊंगा भी। तो बेसिकली नर्ड्स इक्वेशन का जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है वो मैं आपके दिमाग में थोड़ा सा यहाँ पर एक उसका बेसिक बना देता हूँ। तो जो E0 होता है वो इक्वल टू होता है, ये EMF इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log C1 बाय C2। तो C1 बाय C2 तो जो आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन है। EMF जो होगा वो E से सिंबलाइज होता है, और जो E0 है वो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, वो जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आनी चाहिए। जो E0 ऑफ द सेल आएगा रिडॉक्स रिएक्शन के बाद, वो है वो E0 की वैल्यू जो हमें यहाँ पर बेसिकली निकालनी है। तो E0 गलत होते ही ऑटोमेटिकली आपका सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इसी नोट पर हम आगे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 चीज़ें पूछी जाती हैं बेसिकली जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ कि बेसिकली E0 कैसे निकाला जाता है। तो E0 हमेशा 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है। जब EMF निकालना होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पहले E0 निकालना होगा, तभी आप EMF निकाल सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन किस लेवल की है। अगर कैलकुलेशन शॉर्ट होगी तो EMF कैलकुलेशन 2 मार्क्स में आएगा, और अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है तो EMF का कैलकुलेशन 3 मार्क्स में आएगा। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि आप बेसिकली E0 भी निकालें, EMF भी निकालें एंड डेल्टा G भी निकालें। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि यहाँ डेल्टा G क्या होता है। तो वो होती है बेसिकली स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल, कि सेल ने एक्चुअली कितना काम किया है, उस एनर्जी को हम एक्चुअली स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो वो डायरेक्टली E0 से निकलती है। उसमें ना तो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल होता है, ना ही EMF का कोई रोल होता है। तो देखिए, अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम, और यहाँ पर सबसे पहले इस
टॉपिक को पढ़ने का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जितनी भी मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ की बात करी है, चाहे वो ई नॉट हो या ईएमएफ हो या डेल्टा जी है, वो वैल्यूज़, वो टर्म्स की वैल्यूज़ क्या आएंगी और वो वैल्यूज़ हमें क्या बेसिकली बताएंगी सेल के बारे में। तो बेसिकली जो टर्म हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है वो है फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। तो बेसिकली फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन में हमें 3 कंडीशंस को यहाँ पर जान लेना बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि अगर फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन होनी है, मतलब अगर सेल काम कर रहा है, तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि आपका ई नॉट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ई नॉट नेगेटिव आते ही सेल काम करना बंद कर देगा। तो पहली चीज़ ये है कि ई नॉट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ईएमएफ जो है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए और जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसको देखिए हम यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं कि जो डेल्टा जी नॉट होता है वो -NF इंटू ई नॉट ऑफ द सेल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आज का टॉपिक है इससे कम हम 2 चीज़ें निकालना सीख जाएंगे कि ई नॉट की वैल्यूज़ को बगैर फॉर्मूला यूज़ करे कैसे निकालते हैं, पहली चीज़, और जब हमारी ई नॉट की वैल्यू एक्यूरेटली आ गई तो कितने वैल्यू हो डेल्टा जी की वो भी हम यहाँ से निकाल पाएंगे। और ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव अगर हमारी आ रही है तो हम ये भी निकाल पाएंगे कि जो सेल है वो वर्किंग स्टेट में है भी या नहीं, या उसका जो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन है वो पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए इसी नोट पर हम इसको यहाँ पर स्टार्ट देते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को यहाँ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पर इसको निकालने के लिए जो नॉर्मल बुक्स होती हैं उससे थोड़ा सा अपने आप को डेविएट करा है ताकि आपको मैं एक आसान और अच्छी चीज़ दे पाऊँ। देखिए इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें होती हैं जो हमें दी जाती हैं। जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही दी जाती है, क्योंकि IUPAC के मापदंड के हिसाब से हमेशा एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू दी जाती है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप मान लीजिए केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता जो या सिर्फ ऑक्सीडेशन पे चलेगा या सिर्फ रिडक्शन पे चलेगा। एक्चुअली जो रिएक्शन होता है वो रिडॉक्स होता है। एक अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरा रिड्यूस कर रहा है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, आप नोट कर लीजिए इसको। एवरी रिएक्शन हैज टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज होती हैं, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी जाएंगी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही होगी। अब आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो सेल रिएक्शन या सेल रिप्रेजेंटेशन आप लिखेंगे उसमें सबसे पहले आप ये निकालिए कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो 2 में से एक वैल्यू तो हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ही रह जाएगी, लेकिन जो दूसरी वैल्यू होगी, जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा जो एलिमेंट, उसकी वैल्यू को आपको साइन चेंज करके बदल देना है। तो बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, लेकिन जो उसका साइन है वो बेसिकली माइनस का प्लस हो जाएगा या प्लस का माइनस हो जाएगा। जो भी हमें क्वेश्चन में करना होगा वो हम प्रॉब्लम्स को रिलेट करके ही यहाँ पर समझ पाएंगे। तो आई रिपीट, क्वेश्चन में हमेशा रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू दी जाएगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी जाएगी। दूसरी चीज, क्वेश्चन में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा। तो दोनों में से एक वैल्यू क्वेश्चन में सही होगी और एक वैल्यू को हमें बेसिकली चेंज करना होगा। तो इसी नोट पर चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो जो देखिए पहला हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसमें एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव है जो कि अपने आयन फॉर्म में है, एक्वस स्टेट में है,
प्लस 2Ag यहाँ पे दे रखी है, विल गिव कॉपर एंड 2Ag पॉजिटिव। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है। तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिएक्शन एनोड टर्मिनल की होगी और जो रिड्यूस हो रहा होगा वो बेसिकली कैथोडिक टर्मिनल की होगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है। देखिए यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर एज अ मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मेटल्स होती है उसको सॉलिड स्टेट में लिखा गया है एंड स्टैंडर्ड उसकी कंसेंट्रेशन को 1m ही मानेंगे हम। तो आप यहाँ पे इस चीज को जान लीजिए कि कॉपर तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे जो हमारा Ag है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। Ag हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे? क्योंकि यहाँ Ag 0 से Ag जो है वो +1 में कन्वर्ट हो रहा है। तो देयर इज एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। आई रिपीट, यहाँ पे ये चेक करना है पहले कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ देखिए कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है कॉपर मेटल में और जो Ag मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है अपने Ag यूनी पॉजिटिव आयन में। तो देखिए जो एनोड होता है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और जो कैथोड होता है उस पर हमेशा रिडक्शन होता है। ये हमें पता है, ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक सेल रिएक्शन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इसमें आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिखनी है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सेल रिप्रेजेंटेशंस डायरेक्टली दी जाएंगी, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर बेसिकली देखिए एनोड वो होगा जो Ag का होगा। क्यों? क्योंकि Ag बेसिकली ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो 2Ag ओब्लिक Ag पॉजिटिव, ये Ag का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब जो Ag वाला इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह यहाँ पर काम करेगा और जो कॉपर है वो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है तो वो कैथोड की तरह काम करेगा। एनोड पे मैंने आपको बताया था, हमेशा एग्रीकल्चर ऑफिसर याद रखना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें से एनोड और कैथोड कौन सा एलिमेंट काम करेगा। तो अब बहुत ईजी हो गया, जिस पर ऑक्सीडेशन हो, जिसका पोटेंशियल नेगेटिव हो वो एनोडिक होगा और जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो वो कैथोडिक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो Ag वाला है ये यहाँ पर एनोड होगा और कॉपर इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज कैथोड। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप में हम जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन लिखनी होती है, वो हमने यहाँ पर लिख दी, जिसमें हमें दो बातें लिखनी होती हैं कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे जो डबल लाइन से मैंने आपको पढ़ाया था डैनियल सेल में, इसको हम बेसिकली सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है, मैं आपका ध्यान सारा इस पे लाना चाह रहा हूँ और आप बहुत बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा जो मैं बात अब यहाँ बोलने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म में दे रखे हैं। आप पहले समझिए, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे Ag पॉजिटिव भी Ag में कन्वर्ट हो रहा है, अगेन रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज जो हैं यहाँ दे रखी हैं। मैंने आपसे पहले कहा था क्वेश्चन में हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म्स में दी जाएंगी, क्योंकि IUPAC कहता है कि आपको एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म्स में ही उसको रखना है। या तो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म में रख लीजिए या आप उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में रख लीजिए, लेकिन हमेशा 99.9% क्वेश्चंस में वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म्स में ही होंगी। अब बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। आप ये देखिए क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और क्या चीज रिड्यूस हो रही है। देखिए कॉपर जो है वो एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट हुआ है। और देखिए यही चीज यहां पर भी दे रखी है, मतलब कि इसकी जो E0 की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। इसकी E0 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वही होगी, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन में भी हमारा वही फैक्टर यहाँ पर आ रहा है। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर हमें यहाँ पे बनाना है और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर का ही टर्म यहाँ पर हमें दे रखा है।
लेकिन जब हम यहाँ पर बात करेंगे देखिए Ag की, तो आप यहाँ पे देखिए Ag यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमको जो काम करना है E0 निकालने के लिए वो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन के रेफरेंस में काम करना है। तो देखिए यहाँ पे जो Ag है वो बेसिकली यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया क्वेश्चन में वो रिडक्शन के टर्म्स में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस Ag की वैल्यू को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के टर्म्स में लिखना है। तो आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे प्लस साइन है इसकी वैल्यू को सिर्फ नेगेटिव कर देना है और ये Ag पॉजिटिव से ओब्लिक Ag से Ag ओब्लिक Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है और ये रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ दो वैल्यूज आ गई, एक वो जिसको हमने चेंज नहीं करा जो कि कॉपर की थी, और एक वो वैल्यू जिसको हमने सिर्फ साइन को चेंज करके उसको रिडक्शन पोटेंशियल से हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ले आए। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज देखिए बाय थ्योरी आल्सो इट इज नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गई। अब मुझे कोई भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो भी हमें यूज नहीं करना है। हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, आपको ये भी डिटरमाइन करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा, जब तक क्वेश्चन में पूछा ना जाए। और आप डायरेक्टली ही जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं आप उसको जोड़ दीजिए। कॉपर की जो वैल्यू आ रही है देखिए वो +0.3 आ रही है और Ag वाले रेफरेंस की जो वैल्यू आ रही है वो -0.8 वोल्ट आ रही है। आप इन दोनों को सिंपली सम कर दीजिए और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और जो आंसर यहाँ पर आ रहा है देखिए Ag ओब्लिक Ag पॉजिटिव की जो चेंज्ड वैल्यू थी वो -0.80 वोल्ट थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, और जो कॉपर की वैल्यू थी वो तो वैसे ही रही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो मैंने यहाँ पे +3.34 वोल्ट्स लिख दी, और मेरा आंसर जो आ रहा है वो -0.46 वोल्ट्स आ रहा है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि जो नेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आते ही ये रिएक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कहीं पे भी ये अलग अलग एस्पेक्ट्स में पूछा जा सकता है। मान लीजिए दो रिएक्शन आपको दे दिया और नेट की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई, तो वो आपसे पूछेगा कि वेदर x विल डिस्प्लेस y और नॉट। तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आंसर विल बी नो, इट विल नॉट डिस्प्लेस, रीजन बीइंग द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो फटाफट से एक बार हम लोग और इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमको स्टेप नंबर 1 में सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इक्वेशन लिख देनी है, ये डिटरमाइन करना है कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोडिक टर्मिनल पे आएगा, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोडिक टर्मिनल पे आएगा। एनोडिक टर्मिनल पे जो आएगा उसकी वैल्यू जनरली नेगेटिव होती है, कैथोडिक टर्मिनल पे जो आएगा उसकी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन में दोनों एलिमेंट्स जिससे हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है उनकी E0 की स्टैंडर्ड वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दी जाएंगी, लेकिन केमिस्ट्री में बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिव होता है। तो एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो एक का टर्म तो वैसे ही रह जाएगा क्वेश्चन में जैसा कि दे रखा है, और दूसरा जो कि हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है उसकी वैल्यू को हमें बेसिकली चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, जो भी हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दे रखी है उसका हमें साइन चेंज कर देना है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, और सिंपली उसके बाद उन दो वैल्यूज को उठा के हमें जोड़ देना है और हमारा E0 ऑफ द सेल आ जाएगा। तो बच्चों ये देखो, ये पहली प्रॉब्लम थी जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है जब मैंने यहाँ पर फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन को निकालने की कोशिश करी है। और देखिए जैसे ही यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो डेल्टा G जो यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस होती है, तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे -46 लिखूंगा ये माइनस माइनस
प्लस हो जाएगी और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये रिएक्शन फिर भी क्या होगा, फिजिबल नहीं होगा। तो ईएमएफ स्टैंडर्ड ई नॉट निकालना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बगैर इसके कुछ हो ही नहीं सकता इस चैप्टर में। तो इसीलिए देयर शुड बी नो कंफ्यूजन व्हेन यू आर डीलिंग विद द कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन इसी बिहाफ पर हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए, इस मैंने आपको बोला था कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये जो ई नॉट की वैल्यू है, इसके लिए निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन दी गई होगी। और देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन दी गई है। ये दिया गया है, एक निकल इलेक्ट्रोड है आपके पास और एक आपके पास Ag का इलेक्ट्रोड है। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पे जनरेट करें, तो अगर हमें ये निकालना हो कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा बेसिकली क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसमें एनोड की तरह कौन काम करेगा और कैथोड की तरह कौन काम करेगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे निकल जो है, Ni जो है, Ni2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर बेसिकली निकल का ऑक्सीडेशन हुआ है। और देखिए Ag पॉजिटिव जो है वो Ag में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर Ag का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर Ag का रिडक्शन हुआ है, तो ऑब्वियस ये बात है, निकल का ऑक्सीडेशन हुआ है और Ag का रिडक्शन हुआ है। तो जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है उसको तो हम बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों, एनोडिक टर्मिनल कहते हैं। तो ये वाला जो मेरा टर्मिनल होगा ये एनोडिक होगा और ये वाला जो टर्मिनल होगा ये मेरा कैथोडिक होगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि एनोड की तरह कौन काम करेगा और कैथोड की, मतलब जिंक जो यहाँ पर निकल इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा और जो Ag वाला इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह काम करेगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं जो यहाँ पर थोड़ी डिटेल में आ सकती हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, आपको एक सेल दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो और जो करंट का फ्लो होगा कहाँ से कहाँ होगा। तो आपको बोलेगा कि वो निकल से Ag की तरफ होगा या Ag से निकल की तरफ होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है बच्चों वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, आई रिपीट, हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, प्लीज राइट डाउन कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is always from anode to cathode। तो AC होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा एनोड टू कैथोड होगा। मैंने इतनी बार बोल दिया है, आई होप आपको याद हो गया होगा। तो करंट का फ्लो जो होगा हमेशा उसका ऑपोजिट होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड टू कैथोड है, आप इतना सा याद रखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड टू कैथोड है तो करंट का फ्लो उल्टा होगा कैथोड टू एनोड। और इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा कि आप हमें ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो निकल से Ag की तरफ होगा या Ag से निकल की तरफ होगा। कुछ भी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट छोटा सा बना हुआ है। सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। तो यहाँ इक्वेशन में दे रखा है कि साहब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो निकल का हो रहा है, तो निकल तो एनोड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे Ag पॉजिटिव Ag में रिड्यूस हुआ है, तो Ag का इलेक्ट्रोड जो हो जाएगा वो कैथोड हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, तो हमको याद है कि एनोड से कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली निकल इलेक्ट्रोड से Ag इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, तो करंट कहाँ मूव करेगा, तो करंट उल्टा करेगा, कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब Ag से निकल की तरफ। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो रीजनिंग में पूछा जा सकता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो बोर्ड में 1 मार्क के लिए आता है वो रीजनिंग बेस्ड होता है और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस का पार्ट बनता है। और अब देखिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। देखिए निकल का ऑक्सीडेशन हुआ है,
निकल का यहाँ पे क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। इसका मतलब जो चेंज करनी है हमें वैल्यू यहाँ पर, वो किसकी करनी है बच्चों? निकल की करनी है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के टर्म्स में है और ये हमें देखिए यहाँ पर रिडक्शन के टर्म्स में दे रखा है। अब चलिए Ag की वैल्यू देखते हैं। ये Ag पॉजिटिव ओब्लिक Ag दे रखा है और क्वेश्चन में देखिए Ag पॉजिटिव ओब्लिक Ag उसी टर्म में दे रखा है। मतलब यहाँ पर इस चीज की वैल्यू को हमें चेंज करने की कोई भी आवश्यकता जरूरत नहीं है। दिस थिंग इज नॉट नीडेड। दैट मीन्स कि 0.80 की वैल्यू तो वैसी ही रहेगी। जो चीज चेंज करनी है हमें वो Ni को Ni/Ni2 पॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दे रखा है Ni2 पॉजिटिव ओब्लिक Ni, तो आप साइन कन्वेंशन से उसको चेंज कर दीजिए। देखिए Ag की वैल्यू मैंने वही रखी। मुझे यहाँ किस टर्म में चाहिए थी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन में? Ni/Ni2 पॉजिटिव के टर्म में। देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू को माइनस का प्लस कर दिया। आप इस चीज को कोरिलेट करिए, ये जो चीज है और जो मेरे पास ये चीज आई है, आप इसको कोरिलेट करिए। यहाँ पे साइन चेंज कर दिए बस मैंने यहाँ पे, तो इजी है। अब देखिए आप इसको सीधे जोड़ दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर जब तक क्वेश्चन में ना पूछा जाए कौन सा एनोड कौन सा कैथोड है, आप सिंपली आप उसको जोड़ दीजिए जो जिसकी वैल्यू आ रही है। डोंट यूज साइन कन्वेंशंस, राइट? देन यू इनोड ऑफ द सेल यू विल गेट एज प्लस 0.25 एंड प्लस 0.80। दैट मीन्स कि आपके पास जो नेट ईएमएफ ऑफ द सेल, दैट नेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल आएगा, उसकी वैल्यू आएगी प्लस 1.05 वोल्ट्स। अब देखिए क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो आप इन तीन कंडीशंस को यहाँ पर देखिए कि ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आते ही यहाँ पे देखिए जब मैं NF इंटू ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव रखूंगा तो डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसलिए ये फिजिबिलिटी को कंडीशन को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। EMF कैसे निकालते हैं वो मैं आपको नर्ड्स इक्वेशन में बताऊंगा जब मैं बेसिकली यहाँ पर नर्ड्स इक्वेशन डील करूंगा, तो वो एक सेकेंडरी बात है। तो आज के लेक्चर में मैंने बेसिकली दो बातें सीखी कि ई नॉट कैसे निकालते हैं और देखिए डेल्टा G की वैल्यू भी हम यहाँ निकाल देते हैं। तो ये डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू NF into E naught of the cell. Then what is N? N is basically the participating electrons. अब participating electrons कैसे निकालेंगे? वैसे तो डिटेल में इसको नर्ड्स इक्वेशन में बताया जाएगा, क्योंकि जब कंसंट्रेशंस यूज करी जाती हैं तभी इनका रोल आता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी भी आप इक्वेशन लिखते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसिंग करनी पड़ती है। अगर एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरी तरफ दो इलेक्ट्रॉन है, तो जिस तरफ एक इलेक्ट्रॉन होगा उस तरफ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 को 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये एक प्रोफेशनल बोर्ड मेथड होगा। 2 मेथड्स होते हैं बेसिकली EMF को कैलकुलेट करने की, एक वो जो बोर्ड डिमांड करता है और एक वो है जो कंपटीशन डिमांड करता है। तो जब मैं नर्ड्स इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा कि कैसे हम अपना टाइम को सेव कर सकते हैं जब हमको EMF कैलकुलेट करना होगा नर्ड्स इक्वेशन से, और बोर्ड प्रोस्पेक्ट क्या होगा और कॉम्पिटिटिव प्रोस्पेक्ट क्या होगा। बोर्ड प्रोस्पेक्ट लंबा होता है और कॉम्पिटिटिव प्रोस्पेक्ट छोटा होता है। तो वो जो ट्रिक है वो मैं आपको उस समय पढ़ाऊंगा जब मैं बेसिकली आपको यहाँ पर नर्ड्स इक्वेशन पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल चीज है, एक तरफ 2 है एक तरफ 1 है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 into 1 विल गिव 2, दैट मीन्स द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2। मान लीजिए एक तरफ 3 होता है और एक तरफ 2 होता है, आप उसका सिंपल मल्टीप्लायर लीजिए, आप 3 into 2 कर दीजिए 6, देन 6 विल बी द पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरफ 2 है और एक तरफ 1 है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर फैक्टर आ रहा है वो 2 into 1 आ रहा है, तो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, तो n की वैल्यू 2 हो गई। ये देखिए फैराडे का मतलब 96500 कूलम्स होता है और आपका जो यहाँ पे ई नॉट आया वो हमने 1.05 रख दिया और हमारे पास जो वैल्यू आई 202650 जूल्स आ गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव आ गई। तो हमारी हर वो कंडीशन, देखिए पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो नॉट फिजिबल का लिया है और दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो फिजिबिलिटी का लिया है। तो इसीलिए आपको जो आज का मेरा टॉपिक था ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था। एक बार बच्चों मैं आपके साथ फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सेल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ही आप ई नॉट की वैल्यूज को चेंज करेंगे। दोनों वैल्यूज जो क्वेश्चन में दी जाएंगी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दी जाएंगी। एक वैल्यू सेल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सही आएगी और एक वैल्यू को आपको साइन कन्वेंशन को यूज ना करते हुए सिर्फ एक साइन चेंज करके
उसको रिडक्शन से ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर देना है। और ई नॉट निकालने के लिए आप कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, जो आपकी चेंज्ड वैल्यू है और जो वैल्यू आपकी आई आप उसको सीधे सीधे जोड़ दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आई रिपीट, एक वैल्यू हमेशा चेंज करनी होगी। क्वेश्चन में हमेशा दोनों वैल्यूज ई नॉट की रिडक्शन पोटेंशियल में दे रखी होगी। सेल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से एक वैल्यू वैसी ही रह जाएगी जो क्वेश्चन में दे रखी है, और दूसरी वैल्यू को साइन चेंज करके आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों वैल्यूज को आप जोड़ देंगे और आपका ई नॉट ऑफ द सेल आ जाएगा। तो होप आज के लेक्चर में आपको ये चीज़ की क्लैरिटी मिली होगी कि हम कैसे ई नॉट ऑफ द सेल को कैलकुलेट करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेसिकली आपको नर्ड्स इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि सेल ने कितना ईएमएफ जनरेट करा। तो नर्ड्स इक्वेशन में जाने से पहले आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 5 to 6 न्यूमेरिकल्स भी अगर आप फोकस करके यहाँ पर कर लेंगे तो ये पूरा चैप्टर जो बोर्ड में करीब 3 to 5 मार्क्स का आएगा आपके इन हैंड हो जाएगा, और आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, इस चैप्टर में बेसिकली अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। थैंक यू।